और ब्रेन ड्रेन ये शब्द हम सुनते आए हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी को $3 million fundamental physics prize for his work in theoretical physics. I spoke earlier with Dr. Ashok सेन ने नालंदा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनने से इनकार कर दिया है। Professor, in fact, who was being threatened by ABVP goons, actually took recourse. ब्रेन गेन भी बन सकता है, ये क्या कभी किसी ने सोचा था? ये पोस्टर है स्वदेश मूवी का, जहाँ शाहरुख खान का किरदार यूएस चले जाता है नासा के साथ काम करने के लिए, पर उनमें एक इच्छा आती है कि उनको इंडिया आना है एक छोटी ट्रिप के लिए, और जब वो इंडिया आते हैं तो उनको इस देश से लगाव हो जाता है। मैंने तय कर लिया विनोद, मुझे वापस जाना है। और फाइनली अपना नासा के साथ प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद यूएस में वो इंडिया परमानेंटली आ जाते हैं और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के साथ काम करने लग जाते हैं। पर ये एक बॉलीवुड मूवी है, रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। अभिजीत बैनर्जी, जिन्होंने अपनी बैचलर्स करी थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा से, अभी वो कहाँ हैं? MIT यूनिवर्सिटी में। गीता गोपीनाथन, जिन्होंने अपना कॉलेज किया था LSR से दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अभी कहाँ हैं वो? IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट। अरविंद पनग्रिया, जिन्होंने अपनी बैचलर्स करी थी राजस्थान यूनिवर्सिटी से, पर अभी वो पढ़ा रहे हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। अब ये कुछ उदाहरण है जाने माने इकोनॉमिस्ट के, जिनकी पैदाइश या फिर पढ़ाई तो इंडिया में हुई है, पर वो अभी काम कर रहे हैं एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट के लिए। और लास्ट महीने के एक इंसिडेंट की वजह से ये लिस्ट और लंबी हो गई है। हरियाणा के सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी को लेकर इस वक्त घमासान छिड़ा हुआ है। यही वजह है कि विश्वविद्यालय से हुए हैं 2 इस्तीफे। 17 मार्च को प्रताप भानु मेहता, जो एक पॉपुलर स्कॉलर है और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में लिखते हैं, उन्होंने वाइस चांसलर को एक लेटर में लिखा कि यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स के साथ उनकी मीटिंग के बाद उनको क्लियर हो गया कि उनकी वजह से यूनिवर्सिटी को पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और इसके पीछे एक मेजर कारण है कि उनके इंडियन एक्सप्रेस में जो कॉलम्स हैं वो कई बार सरकार के खिलाफ होते हैं। प्रताप भानु मेहता के रेजिग्नेशन की वजह से अशोका यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन पर एक बुरा असर पड़ा है, क्योंकि अशोका यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो 2013 में स्टार्ट हुई थी और हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज के साथ कम्पीट करना चाहती थी। प्रताप भानु मेहता के रेजिग्नेशन के 2 दिन बाद अरविंद सुब्रमण्यम, जो अशोका यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे और इंडियन गवर्नमेंट के एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं, उन्होंने भी अपने पद से रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि वो बहुत चिंतित हैं कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी फ्रीडम के साथ कुछ पढ़ा नहीं सकती। रिजाइन करना अरविंद सुब्रमण्यम के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से रिजाइन किया था अशोका यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के लिए। और अपने रेजिग्नेशन के बाद उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो इंडिया छोड़कर वापस यूएस जा रहे हैं ब्राउन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। अब हैरानी की बातें तो ये है कि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में हम समझ सकते हैं कि उधर सरकार का दबाव है, पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी सरकार के दबाव की वजह से उधर के प्रोफेसर्स को रिजाइन करना पड़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई स्पीचेस के द्वारा खुद ये बताया कि इंडिया को अच्छे प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स की ज़रूरत है। जिस तरह देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, हमारे शिक्षक इसका भी लाभ छात्रों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। और अच्छे रिसर्चर्स की किसी भी देश को ज़रूरत होती है इनोवेशन के लिए, जिसको कहा जाता है रिसर्च और डेवलपमेंट। और यही एक कारण है जिसकी वजह से अमेरिका एक सुपर पावर रही है इतने सालों से, क्योंकि वो अपनी जीडीपी का एक मेजर हिस्सा रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। और इसी कारण की वजह से चाइना की इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी हो रही है, जबकि इंडिया बस 0.5% ही R&D में इन्वेस्ट करती है। कई लोगों ने कहा है कि इंडिया को टारगेट रखना होगा 2% का, पर इस टारगेट को अचीव करना ऑलमोस्ट नामुमकिन रहेगा जब तक इंडिया के बेस्ट प्रोफेसर्स इंडिया में नहीं बल्कि यूएस में पढ़ाएंगे। और इसके पीछे 2 मेजर कारण हैं। पहला कारण है कि इंडिया में इतना एकेडमिक फ्रीडम नहीं दिया जाता, यानी कि प्रोफेसर्स फ्रीली कोई भी टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते अपनी क्लासेस में। वीडम इंस्टीट्यूट एक एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स को मेजर करता है, जहाँ कंट्रीज को 0 से 1 के बीच में मापा जाता है। जहाँ 2014 में इंडिया ग्लोबल एवरेज के ऊपर था, 2014 के बाद वो ग्लोबल एवरेज के नीचे आ गया है। और कई कारण है जिसकी वजह से एकेडमिक फ्रीडम कम हो सकता है। पहला है जहाँ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी कम हो जाती है, दूसरा है जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, और तीसरा जब फैकल्टी को ही धमकाया जाता है।
जब एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फैकल्टी अपॉइंटमेंट में पॉलिटिकल इंटरवेंशन होता है तो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी घट जाती है। अब गवर्नमेंट की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऑटोनॉमी की बात ज़रूर हुई है, पर इस ऑटोनॉमी का मतलब क्या है ये क्लियर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि फैकल्टी की अपॉइंटमेंट में पॉलिटिकल इंटरवेंशन कोई नई चीज़ है, ये कई सरकारों ने किया है और लास्ट कुछ सालों में एक कंटिन्यूएशन रहा है इस चीज़ का। जैसे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन लगातार कोर्ट जा रही है 2016 से वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट्स के खिलाफ। सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि प्रोफेसर्स खुद डायरेक्टली प्रेसिडेंट को लिख रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वीसी उनकी बात शायद ही सुनेगा। आरोप लगाए जा रहे जेएनयू के वाइस चांसलर पर कि उन्होंने रूल्स चेंज करे थे ताकि वो खुद के लोगों को जॉब दिला सके। पर ऐसी घटती इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की वजह से कई यूनिवर्सिटीज बेस्ट प्रोफेसर्स को हायर नहीं कर पाती, और जब आपके यूनिवर्सिटीज में अच्छे प्रोफेसर्स नहीं होंगे तो आपका करिकुलम इतना इनोवेट नहीं कर पाएगा और आपके स्टूडेंट्स को ही भुगतना पड़ेगा। उनकी जॉब सिचुएशन पर भी एक असर पड़ सकता है, और ये कारण हो सकता है उन सर्विस के पीछे जिन्होंने ये दिखाया कि इंडिया के 80% इंजीनियर्स को एक जॉब भी नहीं मिल सकती जॉब मार्केट में। और जब स्टूडेंट्स केपेबल भी होते हैं तो कैंपस प्लेसमेंट्स का जो प्रोसेस है वो बहुत लेंदी होता है। इसी वजह से जो मैचिंग होती है स्टूडेंट्स और कंपनीज के बीच वो भी इतनी अच्छी नहीं होती, और शायद यही कारण हो सकता है कि कई लोग अपनी जॉब्स में इतने खुश भी नहीं है। और एक कंपनी जो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश कर रही है वो है हायरेक्ट, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। हायरेक्ट इंडिया में डायरेक्ट हायरिंग के प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कर रही है। अब जो ट्रेडिशनल हायरिंग प्रोसेस होता है, उधर एक जॉब लिस्टिंग आती है, फिर आप अप्लाई करते हैं, कंपनी फिर लोगों को शॉर्टलिस्ट करती है और फिर आपके इंटरव्यू कॉल्स होते हैं। हायरेक्ट इसी चीज़ को कम करने की कोशिश कर रही है डायरेक्ट हायरिंग के साथ। हायरेक्ट एक ऐप है जहां प्रोफाइल बना सकते हैं और कंपनीज डायरेक्टली आपको अप्रोच कर सकती है उसी ऐप में, इसीलिए आपको किसी और प्लेटफॉर्म में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस ऐप के लिए आपको कुछ पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं है, तो ट्राई कर लीजिए। ट्राई करने में क्या जा रहा है। इस ऐप में करीब 20,000 से ज़्यादा रिक्रूटर्स हैं और इनमें से कई रिक्रूटर्स 22 अप्रैल को एक वॉशरूम हायरिंग डे के इवेंट में मौजूद होंगे। यहाँ कई एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि डिफरेंट फील्ड्स में अभी जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स है, हायरेक्ट को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं एक जॉब पाने के लिए, और आपको अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी चाहिए ताकि आपको एक जॉब मिलने की संभावना इंक्रीज हो जाए। दूसरा कारण जिसकी वजह से एकेडमिक फ्रीडम कम हो जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, वो है जब सरकार ये बताती है कि प्रोफेसर्स को पढ़ाना क्या चाहिए और रिसर्च किस मुद्दे पर करनी चाहिए। जैसे गुजरात की सरकार ने यूनिवर्सिटीज़ को करीब 80 टॉपिक्स दिए हैं जहाँ स्टूडेंट्स अपनी पीएचडी थीसिस लिख सकते हैं, और ये टॉपिक्स गवर्नमेंट की स्कीम्स के ऊपर ही है। अब कुछ ऑफिशियल्स का मानना है कि जब स्टूडेंट्स ऐसे मुद्दों पर रिसर्च करेंगे तो सरकार को फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि वो कैसे अपनी स्कीम्स इम्प्रूव कर सकते हैं। पर दूसरे लोग कहते हैं कि ये चीज़ करना एक सरकारी ब्यूरोक्रेट का काम है। स्टूडेंट्स को फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो किसी भी मुद्दे पर रिसर्च कर सकें। प्रोफेसर्स को कंट्रोल करने के लिए एक और तरीका है कि उनके लिए ये डिसाइड करना कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। जैसे रिसेंटली जनवरी 2021 में गवर्नमेंट ने एक रूल लागू किया था कि यूनिवर्सिटीज़ को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एक परमिशन लेनी होगी किसी भी इंटरनेशनल सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक सेंसिटिव टॉपिक पे। ये रूल इवेंचुअली सरकार ने हटा दिया था जब कई लोगों ने इसके खिलाफ विरोध किया, पर यह हमें दर्शाता है कि सरकार कैसे कंट्रोल करना चाहती है हमारी यूनिवर्सिटीज़ और प्रोफेसर्स को। अब ये कंट्रोल डायरेक्ट तो हो सकता है, पर वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है जब सरकार अपनी फंडिंग उन मुद्दों पर देती है जिनसे उनको पॉलिटिकल लाभ हो सकता है, पर ऐसे मुद्दे जो सूडो साइंटिफिक माने जाते हैं। जैसे 2020 में एक इंटर मिनिस्ट्रियल फंडिंग प्रोग्राम ने ये अनाउंस किया कि वो लोकल गाँवों पर रिसर्च करेंगे। फिर जहाँ इंडिया दुनिया के लिए वैक्सीन बना रही है, उसी टाइम ये ऐलान किया गया कि वो रिसर्च फंड करेंगे ये जांचने के लिए कि गायत्री मंत्र का क्या इम्पैक्ट होता है कोविड-19 पे। और फैकल्टी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है बस सरकारी मुद्दों पर ही बात करना जब उनको धमकियां भी दी जाती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बनारस से, जहां पर बीएचयू आईआईटी मैक्से से अवार्डी प्रोफेसर संदीप पांडे को बर्खास्त कर दिया गया है। नक्सली होने का आरोप इन पर लगा है और इसके बाद इन्हें बर्खास्त किया गया। पर यूनिवर्सिटी के इस निर्णय को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नकार दिया था। और ये मुद्दा बस इसके बारे में नहीं है कि प्रोफेसर्स की आइडियोलॉजी क्या है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि किताब का जवाब बस किताब से ही मिलना चाहिए, पर ऐसा होना नामुमकिन है जब सेमिनार्स को रोक दिया जाएगा और प्रोफेसर्स को पीटा जाएगा। एकेडमिक फ्रीडम ना देना प्रोफेसर्स को बस एक ही कारण है। दूसरा कारण है इकोनॉमिक्स, जिसकी वजह से कई प्रोफेसर्स इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं। जैसे इंडिया में इतनी फंडिंग ही नहीं है रिसर्च करने के लिए। सुभाष लखोटिया जो एक प्रोफेसर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उन्होंने 2018 में इस रिसर्च फंडिंग क्रंच के बारे में बात करी थी।
उन्होंने कहा कि कई रिसर्च प्रोजेक्ट से प्रपोजल नकार दिए जाते हैं सरकार से, और जब उनको अप्रूवल मिलता भी है तो रिसर्च ग्रांट्स कई महीनों और सालों से रिलीज ही नहीं करी जाती। और जब फंडिंग कम है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, तो जाहिर सी बात है कि लोगों की सैलरीज भी कम होंगी। जहां यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर करीब 1 करोड़ रुपए सालाना कमा सकते हैं, इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर्स को करीब 12 लाख रुपए मिल सकते हैं और फुल प्रोफेसर्स को 27 लाख। अब ऐसी ही प्रॉब्लम्स को कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में जैसे अशोका यूनिवर्सिटी या फिर ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। जैसे जिंदल यूनिवर्सिटी ने हर टीचर को 20 लाख रुपए दिए हर साल रिसर्च करने के लिए और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूनिवर्सिटीज़ परफेक्ट है। हम जानते हैं कि इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है और कई मार्जिनल कम्युनिटी जैसे SC ST स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलना इन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ही मुश्किल है। पर लास्ट महीने के इंसिडेंट से ये क्लियर हो गया है कि इक्वालिटी के इशू के साथ साथ ये यूनिवर्सिटीज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इशू भी सॉल्व नहीं कर पा रहे। 2018 के एक आर्टिकल में अशोका यूनिवर्सिटी के फाउंडर ने बताया था कि इस यूनिवर्सिटी को ऐसे स्ट्रक्चर किया गया है कि कोई भी एक फैमिली या फिर एक बिजनेस का ज़्यादा कंट्रोल ना हो इस यूनिवर्सिटी पर, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनको एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनानी है तो उनकी फैकल्टी को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। पर अब हमें पता है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स भी काफ़ी नहीं है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए इंडिया में, जिसकी वजह से इंडियन सरकार का उन पर कंट्रोल ना हो, जो एक उदाहरण है मूवीज़ और रियलिटी के बीच एक अंतर का।